हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। तो बेटा लास्ट वाले लेक्चर में हमने अपना सारा जो भी हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर वाला था उसमें हमने फिनिश किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम अपना पूरा ये जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा सिलेबस था उसमें ओनली आपका आरडीटी है। आरडीटी मीनिंग हो गया रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर। अब इसके लिए कौन कौन से आपके टूल्स की रिक्वायरमेंट रहती है एंड कौन कौन सी इसकी प्रोसेसेस को हम किस तरीके से हम आरडीटी को सक्सेसफुली कर पाते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इस लेक्चर में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें कि आपके कुछ शॉर्ट भी आएंगे और कुछ लॉन्ग भी आएंगे। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, व्हाट इज आरडीटी? आरडीटी हमारा क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बाय जॉइनिंग डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए को आप ऐड करके न्यू रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं। ठीक है, आपको कॉम्बिनेशंस पता है, एडिशन और रिकॉम्बिनेशन मतलब अलग से एडिशंस कर लिया, अगेन उसे ज्वाइन कर लिया टुगेदर एंड इंसर्टिंग दैम इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे होस्ट ऑर्गेनिज्म वो होगा जिसमें आप डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऐड करेंगे या इंसर्ट करेंगे फ्रॉम द टू डिफरेंट स्पीशीज, दो डिफरेंट स्पीशीज का। क्लियर। अब डिफरेंट स्पीशीज क्या है? वही तो है जो आपकी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, उसी को तो आप ट्रांसमिट कर रहे हो। नेक्स्ट, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज अचीव बाय द हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहेन। ये साइंटिस्ट के नेम आपको पता होना चाहिए कि जो आरडीटी था वो फर्स्ट टाइम जो अचीव किया था वो हर्बर्ट बॉयर ने एंड स्टैनले कोहेन ने किया था। हु इंसर्ट फॉरेन डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड बाय यूजिंग एशर्शिया कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिन्होंने एशर्शिया कोलाई में बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके इन्होंने इसमें इंसर्ट कर दिया था। क्लियर, आरडीटी क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इसमें आता है हमारा यहाँ पे कुछ, अब इसके कुछ एंजाइम्स है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पे मैं अभी आपको बताते चलूंगी कि कौन कौन से आपके कैसे कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप होते हैं। देखो, फर्स्ट आपका तो इसमें आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्शंस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एशर्शिया कोलाई। एशर्शिया जो कोलाई होता है, बैक्टीरियोफेज जो होता है, उसमें आपकी जो ग्रोथ होती है उसके लिए दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो वर आइसोलेटेड किए थे। आउट ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप ऑफ डीएनए, जो कि किसमें से उसको एडिट किया था? मिथाइल ग्रुप ऑफ डीएनए, वाइल द अदर कट ऑफ डीएनए, बाकी उसके पार्ट्स को कटिंग करके किया था। ठीक है, द लेटर वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस बोला गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एशर्शिया कोलाई की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस हिन सेकेंड whose functioning dependent on the specific DNA molecule sequence was isolated and characterized by the 5-year letters। यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आता है। कैसे पूछता है? आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा यहाँ पे कि विच इज द फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो आपको फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बताना है, कौन सा होता है? हिन सेकेंड होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट हिन सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मोलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जो हिन सेकेंड होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डीएनए के पार्ट्स को, या बोल सकते हो एज अ न्यूक्लियोटाइड वाले जो हमारे रीजन होते हैं उसको कट करता है बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। 6 बेस पेयर में उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, देन उसको कट करता है एज अ पर्टिकुलर पार्ट को। क्लियर। नेक्स्ट, दिस स्पेसिफिक बेसिस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब ये क्या होते हैं? ये जो बेसिस होते हैं, स्पेसिफिक बेसिस होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिन सेकेंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इसमें आता है हमारा यहाँ पे एक्शंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एक्शन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का है, इसको अभी हम इसका एक्शन समझेंगे कैसे कैसे करता है। पहले हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में भी और देखते हैं और कौन कौन सी और एंजाइम्स होते हैं उसको देखते हैं। देखो, 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स आर यूज इन फॉर्मेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो हमारा आरडीटी है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये चैप्टर आपका अलग है और एक इसकी एप्लीकेशन वाला आपका चैप्टर अलग है। तो इस चैप्टर को हम अपने 2 पार्ट में कवर करेंगे। 2 पार्ट में इसलिए कवर करेंगे, पहले मैंने तो बोला था कि हाँ हम उसको एक में ही फिनिश कर देंगे, बट इसके अगर टूल्स को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और साथ साथ हम इसकी प्रोसेसेस भी देखनी है, तो हम कोई भी अपना इसमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हम क्वेश्चन अटेंड ना कर पाए, तो उसको हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसमें हमारे कुछ टूल्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टूल्स, एंड देन सेकेंड पार्ट में हम इसका कवर करेंगे इसकी प्रोसेसेस, कि आरडीटी की जो प्रोसेस होती है वो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करती है। तो इसमें देखो, 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ आरडीटी रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। 3 आर फॉलोज, ये फॉलोज हैं, कौन कौन सी हैं? एंजाइम, फर्स्ट आता है इसमें हमारा एंजाइम,
फर्स्ट आएगा इसमें एंजाइम एंड सेकेंड वन इज क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हीकल डीएनए, जैसे व्हीकल डीएनए कहते हैं. एंड थर्ड वन इज कंपिटेंट होस्ट, जो कंपिटेंट करता है, ऐसा कंपटीशंस करता है, कंपिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए. जब डीएनए रिकॉम्बिनेंट को हम ट्रांसफर करते हैं तो कंपिटेंट होस्ट होते हैं, उसका क्या क्या काम है. तो ये हमारे टूल्स हैं. क्लियर. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आता है इसमें हमारा एंजाइम, lysing enzyme. These enzyme are used to open up to cell to get DNA for genetic experiments. Lysozyme is usually used to dissolve the bacterial cell wall. यहाँ से आप बोलोगे ना कि मैम कैसे बोल रहे हैं कि 1 मार्क्स से क्वेश्चन निकलते हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन निकलते हैं कि लाइसिंग एंजाइम आपसे पूछ लेगा कि लाइसिंग एंजाइम का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसिंग एंजाइम. तो दीज एंजाइम आर यूज टू ओपन अप द सेल, सेल को ओपन करने के काम आता है कौन, लाइसिंग एंजाइम. टू गेट डीएनए फॉर द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट. अगर किसी भी हमें जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करना है तो वहां से वो डायरेक्टली हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको लाइसिंग एंजाइम यूज करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. लाइसोजाइम इज यूजली टू डिसॉल्व द बैक्टीरियल सेल वॉल. लाइसोजाइम क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिसॉल्व होता है. इन प्लांट सेल, इफ आई टॉक अबाउट द प्लांट सेल, तो द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, तो वो सेलुलोज का बना होता है. वाइल इन द फंजाई इट इज मेड अप ऑफ द काइटिनेज, तो वहां से आप लाइसिंग एंजाइम ऐड करके और वो सेलुलोज को या फिर काइटिनेज को क्या कर देगा, ऐसा डिसॉल्व हो जाएगा और वहां से डीएनए का पार्टिकल क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. इट इज क्लियर. नेक्स्ट, क्लीविंग एंजाइम. क्लीविंग एंजाइम में क्या आता है, दीज एंजाइम्स आर यूज टू ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल्स. क्लीविंग का मीनिंग ही क्या होता है बेटा, क्लीविंग का मीनिंग ही होता है ब्रेक और इसके पार्ट्स करना. क्लीविंग का मीनिंग क्या हो गया, ब्रेक एंड इसके पार्ट्स. ठीक है. दे आर 3 टाइप्स, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अभी मैंने वो जो हमारा एक्शन था वो मैंने इसीलिए आपको नहीं कराया क्योंकि अभी हमें इसके पहले बारे में कुछ पढ़ते हैं. एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है. देखो, फर्स्ट आता है इसमें हमारा एक्सोन्यूक्लियस. दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द टर्मिनल एंड. एक्सो मतलब होता है जब आप कहीं भी जाते हो तो आप एग्जिट करते हैं, उसका मीनिंग होता है एंडिंग वाला पोर्शन, बाहर, है ना. तो एक्सो का मीनिंग हो गया यहाँ पे आपका एंडिंग. क्या हो गया, एंड. ठीक है. एंड एंडो का मतलब हो गया इनसाइड. इसको मैं अगर यहाँ पे आउटसाइड बोलूँ तो ये भी ठीक है, एंड वाला पोर्शन बाहर वाला हो गया एंड ये वाला हो गया इनसाइड. क्लियर है ना. देखिए, आइदर 5 प्राइम और 3 प्राइम ऑफ द डीएनए इन द वन स्ट्रैंड ऑफ डुप्लेक्स. In case of endonuclease, they may cut at a specific positions with the DNA. जैसे सपोज ये डीएनए है, अब डीएनए में यहाँ पे बहुत सारे आपके न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स लगे हुए हैं, तो अब यहाँ पे ये जो कट करेगा ना बेटा, ये स्पेसिफिक पोजीशन को लेकर ही कट करेगा, किसी भी पार्ट को लेकर. ये जैसे सपोज ये इसकी स्पेसिफिक लोकेशन हो गई, ठीक है, तो इसमें कहीं पे भी स्पेसिफिक लोकेशन को ही देख के कट करता है. दीज एंजाइम डू नॉट क्लीव द एंड्स, इन्वॉल्व ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स. डीएनए डुप्लेक्स के किसी भी पार्ट में एंड पर एंड कट नहीं करता. कौन, एंडोन्यूक्लियस. वेयर एज इन केस ऑफ एक्सोन्यूक्लियस, तो एक्सोन्यूक्लियस ओनली एंड पर ही कट करेगा. यहां से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो अभी हम उसको डिफरेंस भी देखते हैं. देखो, इसको पहले इस पिक्चर्स के थ्रू समझो जरा. ये हो गया आपका यहाँ पे एक्टिविटीज़. क्या हो गया इसमें, एक्टिविटीज़ ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की एक्टिविटी कैसी होती है, देखो ये एक्टिविटीज़ ऑफ न्यूक्लियस. ये सपोज यहाँ पे ये डीएनए है, अब यहाँ पे ये बता दिया एंडोन्यूक्लियस और ये वाला बता दिया यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस. अभी हम पढ़कर आए कि एंडोन्यूक्लियस में क्या होगा, इंटरनल कट होगा एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, एट अ स्पेसिफिक पोजिशन पर. वेयर एज इन केस ऑफ एक्सोन्यूक्लियस देन इट कट द ऑफ द, मतलब आप बोल सकते हो कट द पार्ट ऑफ द डीएनए ऑन द, या फिर आप बोल सकते हो एट द साइट ऑफ एंड वाले साइड पे कट होते हैं. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड रिमूव फ्रॉम द एंड एंड ये इंटरनल कट. दिस पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट, अब डिफरेंस देख लेते हैं. इसमें डिफरेंस क्या आता है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस. तो एक्सोन्यूक्लियस में क्या आता है, दीज एंजाइम क्लीव द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विच आर प्रेजेंट इंटरनल इन पॉलीपेप्टाइड. जो पॉलीपेप्टाइड चेन में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कनेक्ट होते हैं उसमें इनसाइड में, मतलब इनसाइड में भी है और बाहर भी है. बाहर हमने पढ़ा था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे होता है, वैसा 5 प्राइम पर होता है, तो वहाँ पे इसकी कटिंग होती है. एक्सो की बात हो रही है. ठीक है. एंड एंडोन्यूक्लियस में क्या होगा, दीज एंजाइम क्लीव द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विच आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. जो पॉलीपेप्टाइड के एंड में होगा,
ये आपका कहाँ पर होगा, ये क्लीवेज होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विच आर प्रेजेंट इंटरनल, अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। एक्सो वाला फॉस्फोडाइस्टर की बात हो रही है, और यहाँ पे एट द एंड ऑफ ये इंटरनल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, दीज आर द यूजुअली सीक्वेंस स्पेसिफिक, इसका सीक्वेंस स्पेसिफिक होगा। दीज आर नॉन सीक्वेंस, जैसे सपोज ये आपका है, यहाँ से अगर सपोज इसने ऐसे करके कट किया, देखो अगर इसने ये वाला पार्ट कट किया, एक इसने ये वाला किया, अब यहाँ से अभी इसका ये सीक्वेंस है ना, अब इतना इतना पार्ट बचा रह गया, ये वाला बचा रह गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर आगे नेक्स्ट टाइम जब इसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब यहाँ से ये इसको ऐसे कट कर लेगा, ये कट कर लेगा, ये कट कर लेगा। अब सिर्फ कितना बचा, इतना और इतना बचा, मतलब सिर्फ एक्सो के लिए एक सीक्वेंस है, बट एंडो के लिए तो कोई सीक्वेंस नहीं है। हाउ, देखो ज़रा इधर, ये सपोज आपका ये हो गया एंडो वाला, तो अब यहाँ से क्या किया, यहाँ से एक कट ये लगा दिया, एक कट ये ले लिया, ये स्पेसिफिक हो गया, एक कट ये हो गया, एक कट यहाँ से ये वाला हो गया। कोई सा भी कट हो सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट, इट डजंट रिक्वायर अ फ्री, इसके लिए रिक्वायर नहीं है कि वो फ्री हो 3 प्राइम और 5 प्राइम, ज़रूरी नहीं है, कहीं 3 प्राइम पे भी हो सकता है, 5 प्राइम पे भी, कोई फ्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है फॉर इट्स एक्शन। इट रिक्वायर ऑफ फ्री 3 to 5 प्राइम एंड्स ऑफ इट्स एक्शन, लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस है उसके लिए 5 प्राइम और 3 प्राइम मतलब फ्री होना रिक्वायरमेंट है, जबकि एक्सोन्यूक्लियस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, 1 मार्क्स के लिए बेटा आपसे ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। They cut DNA duplex at specific point. Their single strand free ends are called sticky end. Important है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, What is sticky end? What is sticky end? आपने क्या बताना है यहाँ पे, आप बताओगे देयर सिंगल स्टैंड फ्री एंड, जो भी सिंगल स्टैंड में जो फ्री एंड होता है, दिस इज कॉल्ड द स्टिकी एंड, ठीक है। विच कैन बी जॉइंड एंड टू एंड बाय डीएनए लाइगेज। अभी हमने पढ़ा क्लीविंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो क्लीविंग तो क्या करने के काम आता है, उसको ब्रेक डाउन, लाइसिंग उसमें इंसर्शन करने के काम आता है, एंड जो लाइगेज होता है, लाइगेज उसमें ज्वाइनिंग के काम आता है। लाइसिंग किसके काम आता है, ज्वाइनिंग के काम आता है, ठीक है। अब इसको देखो, पहले इसको देख लो फटाफट से, फिर आगे हम पिक्चर्स में देखेंगे। डीएनए लाइगेज ज्वाइनिंग एंजाइम हो गया। दे ज्वाइन 2 इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए बाय द फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन दैम। अब जैसे सपोज यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से डीएनए का स्टैंड है, इस डीएनए के स्टैंड को यहाँ पे क्या किया, कट कर लिया, ठीक है। ये इसको एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू यहाँ पे सपोज कट कर लिया, ये कट करके इतना आ गया। और अब यहाँ पे अगर कोई, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कोई एक ऐसा डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, ये वाला यहाँ पे जीन है। अब यहाँ पे आप इसको यहाँ ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, तो अब यहाँ पे इनमें जो काम करेगा वो कौन सा एंजाइम काम करेगा, इसको जो ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम आया, उस एंजाइम को तो आपको बताना है कि वो एंजाइम कौन सा है। वो एंजाइम तो क्लीवेज वाला है, जिसने क्लीविंग करा है, क्लीविंग एंजाइम, ठीक है। एंड जो इसको जो ज्वाइन करेगा, यहाँ जो ज्वाइन करेगा वो कौन सा होगा, लाइगेज एंजाइम, क्लियर। थस दे हेल्प इन सीलिंग गैप, उस गैप को सील करने के लिए, उसको फिल करने के लिए इन डीएनए फ्रेगमेंट में। देयरफॉर दे एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है विच एंजाइम आर कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू क्या है वो आपको बताना है, एज अ डीएनए लाइगेज, एज अ ज्वाइनिंग एंजाइम होता है जो किसी को ज्वाइन करने के काम आता है। किसको, जो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए के फ्रेगमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इसमें आता है आपका, इसको समझ लेते हैं, आरडीटी, ये हमारी एनसीईआरटी की ही पिक है। क्या कहता है, आपका फॉरेन डीएनए है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। मतलब फॉरेन डीएनए है, वेक्टर डीएनए है, उसने उसको कट कर दिया। जैसे सपोज ये वेक्टर डीएनए हो गया प्लाज्मिड, अभी हम इस वेक्टर डीएनए और प्लाज्मिड के बारे में भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेस है, यहाँ पे ये क्या है, स्पेस है। लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए। अब ये तो हमारे डिजायरेबल कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरेन डीएनए जो हम डिजायरेबल, जो हम चाह रहे थे कि भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक इसमें ट्रांसफर हो जाए। देन वेक्टर क्या करेगा, वेक्टर इज, मतलब आप बोलोगे कि वेक्टर जो होता है एक्ट करता है एज अ व्हीकल की तरह, ठीक है। उसने क्या कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया, 1 पार्ट टू अनदर पार्ट में ले जाने का काम कर दिया, या आप बोल सकते हो 1 प्लेस टू अनदर प्लेस में। तो अब ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के पास यहाँ पे इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा। अब जब ये ऐड होगा
तो उसमें कौन आएगा, लाइगेज एंजाइम आएगा, जॉइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, यहाँ पे आ गया। देन ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एशर्शिया कोलाई में, और एशर्शिया कोलाई क्या कर गई, सेल डिवाइड कर गई। दैट मीन्स अब जो प्लाज्मिड था उसके तो कुछ कैरेक्टर्स हैं ही हैं, और अब जो फॉरेन डीएनए के हैं उसके कैरेक्टर्स भी उसमें आ गए। क्लियर। नेक्स्ट इसमें देखो, अब इस थोड़ी सी इस पिक्चर्स को ध्यान से देखना, ये भी हमारी एनसीईआरटी की ही है। देखो ये क्या कहता है, एक्शंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन कैसे होता है। द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्टैंड एट द सेम साइट। जब जो एंजाइम जो होते हैं वो जब सेम साइट पे कट करते हैं, ऐसा ये वेक्टर डीएनए हो गया, ठीक है। एंड एशर्शिया कोलाई कट द डीएनए बिटवीन द बेसिस जी एंड ए, मतलब ग्वानोसाइन हो गया, यहाँ पे एडेनिन हो गया, या एडेनिन एंड ग्वानिन बोल सकते हैं। ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए। तो ये फॉरेन हो गया, और ये आपका यहाँ पे जो नॉर्मल है उसका था वेक्टर डीएनए का। अब इसको कट कर दिया, अभी पढ़ा था ना एशर्शिया कोलाई यहाँ पे था, ये स्टिकी एंड, स्टिकी एंड मतलब उसका एक इंटरनल जो एंड होता है, ठीक है, वहाँ पे वाला पार्ट, उसको कट किया, और इसका एक ये वाला पार्ट, अब ये इसमें जाके यहाँ पे ऐसे जाके ऐड हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। इसमें आके जैसे यहाँ पे ए आ गया, ये ए और ये टी और ये टी, यहाँ पे लिख देना है मैंने AATT, ठीक है। ये आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट। मीनिंग आपको दिख रहा है ये हाफ वाला कैरेक्टर, ये हाफ वाले कैरेक्टर्स तो इसके हैं जो ऑलरेडी प्लाज्मिड के थे, और ये वाला जो कैरेक्टर है वो किसका है, ये इससे आया है, ये जो प्लाज्मिड डीएनए इसका, और ये जो ये वाला है वो किसका है, वो आपका वेक्टर डीएनए का, और ये प्लाज्मिड नहीं, आप उसे फॉरेन डीएनए बोलो, ये किसका है, फॉरेन डीएनए का। क्लियर। तो ये रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में आया। तो ये थोड़ी सी एनसीईआरटी की पिक थी, इसको हमने समझा। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखे, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस में डिफरेंस देखा, लाइगेज एंजाइम देखा, रेस्ट्रिक्शंस देखा, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब थोड़ा सा समझते हैं इसमें टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, जो कि आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज आइसोलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय W. आर्बर इन 1962 इन बैक्टीरिया। सबसे पहले W. आर्बर ने बताया था, 1962 में बताया था बैक्टीरिया में। दे आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सीजर। वाओ, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि अब आपको मॉलिक्यूलर सीजर पूछ लेगा कि, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस है उसका अनदर नेम क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर होता है, जो किसी भी एंजाइम को कट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इन 1978 आर्बर, स्मिथ एंड नथान वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ से आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो था उसमें नोबेल प्राइज किस किस साइंटिस्ट को मिला था, तो आपने बताना है यहाँ पे आर्बर को मिला था, W. आर्बर, स्मिथ को एंड नथान को, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस। 3 मेन टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस, 3 टाइप्स के होते हैं एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो उसमें देखते हैं हमारे टाइप 1 टाइप 2 में क्या क्या आता है। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दीज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट सब यूनिट्स। इस एंजाइम में 3 डिफरेंट सब यूनिट्स हमारी होती हैं। दे रिक्वायर ATP, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ATP की, मैग्नीशियम साइन की, एंड S. एडिनोसाइल मेथियोनिन। फॉर रेस्ट्रिक्शंस, टाइप 1 रेस्ट्रिक्शंस एंड एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक साइट, जो यहाँ पे इसमें एंडोन्यूक्लियस आएगा, ठीक है। ये जो आपका जो टाइप 1 होता है आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है, जो टाइप 1 जो एंडोन्यूक्लियस है उसका फंक्शंस क्या है, तो आप बताओगे रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक साइट विद द डीएनए। डीएनए को रिकॉग्नाइज करना, उसके स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करना, बट डोंट कट दिस साइट, लेकिन ये उस साइट को कट नहीं करता। कौन सा कट नहीं करता, टाइप 1, याद रहेगा ना। दे डोंट यूज इन अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसलिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज ही नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा यहाँ पे टाइप 2। तो टाइप 2 में आपने क्या बताना है, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में दीज एंजाइम आर सिंपल है एंड रिक्वायर मैग्नीशियम आयन। इसमें आपकी ATP की रिक्वायरमेंट थी, मैग्नीशियम की थी, एंड S. एडिनोसाइल मेथियोनिन की थी। इन केस ऑफ type 2 required the magnesium ion for the restrictions out of the 3 types. Only type 2 restriction enzyme are used in a recombinant DNA technology. अभी पढ़ा था कि यहाँ पे जो टाइप 1 होगा वो सिर्फ स्पेसिफिक जो भी डीएनए के जो टारगेट्स, आप लोकेशंस बोल सकते हो, पोजीशन बोल सकते हो, उनको सिर्फ क्या करता है, उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। बट जो सेकंड होगा वो RDT में अपना रोल प्ले करता है। क्लियर है। और ये कट नहीं करता, सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है फर्स्ट वाला।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस, दीज एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट्स, इसमें 2 डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी, दे रिक्वायर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम आयन एंड एस एडिनोसाइल मेथियोनिन फॉर रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे ये भी रेस्ट्रिक्शन करता है। दे रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक साइट विद इन द डीएनए, डोंट कट, मीनिंग फर्स्ट एंड थर्ड वाला हमारा डीएनए को कट नहीं करता, वो सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है उसकी साइट को, एंड जो सेकंड वाला होता है वो कट करता है, वो आरडीटी में हेल्प करता है। Therefore these restrictions endonuclease not used in RDT, सेम एज ये भी यूज नहीं होता, ठीक है। They have intermediate property between the first and second, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसमें बेटा फर्स्ट एंड जो सेकंड है उसमें दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं, दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, वेट यस, बहुत बार डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पुटअप हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 1 और 2 मार्क्स का, कि व्हाट इज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। आपने बताना यहाँ पे द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंसेस होते हैं आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फ्रॉम द सेम वर्ड व्हेन रेड इन बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मीनिंग जब कोई भी आपका एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से जब रेड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो सेम ही होता है। जैसे एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का है मलयालम, जैसे आप इधर से पढ़ोगे MA, आप इधर से देखो MA सेम आ रहा है, ये LA, इधर से LA, इधर से आपका ये Y हो गया, ठीक है, ये आपका सिर्फ एक ही बचता है, बाकी सबका कॉमन है, ठीक है। जैसे एक मैडम MADAM, देखो इधर से आपने पढ़ा M, इधर से आपने पढ़ा M, इधर से ये A और ये D, है ना। नेक्स्ट हुआ ना मैजिक की तरह। अब आगे आता है इसमें हमारा नितिन, नितिन में क्या है N, इधर से भी आपका N आता है, यह हो गया I, इधर से भी आपका I हो गया, और ये सेंटर में क्या बचता है, एक अकेला T, मीनिंग लेफ्ट और राइट में आप कुछ भी पढ़ोगे आपका क्या होगा, सेम टाइप का ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में अगर हम इसमें देखें कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अब देखो ये C का C आ रहा है, ठीक है, ये आपका T का T आ रहा है, ठीक है, ये भी T का T, ये A का A, ये A का A एंड ये G का G, मीनिंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पढ़ने में वो सेम सीक्वेंस मिलते हैं। आपने एग्जाम्पल बता देना है और ये 2 लाइन में लिख देना है, फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 1 है तो 1 ही मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसमें आता है हम अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, आइसोलेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए के फ्रेगमेंट को किस तरीके से आइसोलेशन किया जाता है, उसको हम कैसे आइसोलेट करते हैं। चलिए, आफ्टर द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फ्रेगमेंट्स of DNA fragments according to their size or length is done by the technique is called the gel electrophoresis। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे मैम तो सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट बोल रही हैं, तो यस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सपोज ये आपका डीएनए है, जब ये डीएनए है, अब इस डीएनए को अगर मैंने इस डीएनए को सर्कुलर बनाया है, ठीक है, और वैसे तो आपका लीनियर भी होता है और डबल हेलिक भी। सपोज अगर यहाँ पे इसका एक ये ORI हो गया, ORI का मीनिंग हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से ये ORI हम यहाँ पे सेट करते हैं, बट वो हम प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे सपोज हम इस वाले हमें डीएनए के पार्ट को यहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, इसे हमें यहाँ से हटाना है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आपका एक अदर पार्ट है, ये वाला कोई एक फॉरेन डीएनए है जो आप इसमें यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, इस वाले पीस को इस यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो आप कैसे ऐड करोगे, देखो ऐसे ये किया, ये आ जाएगा, ऐसे तो होता है ना। तो ये हमारा क्या होता है, जो भी डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं, डिपेंड करता है वो छोटे साइज में है, स्मॉल इन साइज में है, लार्ज इन साइज में है, तो वो सारा हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है, वो उसके अंदर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज द डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डीएनए के भी होते हैं, आरएनए के भी एंड प्रोटीन के भी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड सो दैट दे माइग्रेट इन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स बियरिंग द अपोजिट चार्ज। सपोज अगर कोई पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ। अब हमें पता है डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज, डीएनए के पास कैसा होता है, ऐसा नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए कहाँ मूव करेगा, एज अ इलेक्ट्रॉन, जो प्रोब वाला इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव प्रोब होगा, जो पॉजिटिव होगा उसकी तरफ मूव करेगा। अब जो आपका प्रोटीन है
वो आपका कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटीन मूव इन अ नेगेटिव, तो प्रोटीन नेगेटिव में मूव करेगा। क्लियर। नेक्स्ट में देखिए, नाउ अ डेज द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एगोरस जेल। इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे जब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जब यूज की जाती है तो एगोरस जेल का यूज किया जाता है। इज अ पॉलीसैकेराइड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली 1 मार्क्स के लिए पूछा गया कि एगोरस जेल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फ्रॉम द सीवीड्स के थ्रू। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज थ्रू द पोरस ऑफ एगोरस जेल। एगोरस जेल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसीलिए वो वहां से साइज में मूव कर जाते हैं। ठीक है। हेंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज ऑफ द फर्दर इट मूव्स। जो स्मॉलर साइज के होते हैं वो फर्दर जल्दी जल्दी मूव कर जाते हैं। एगोरस डिजॉल्व इन अ हॉट वाटर। जो एगोरस जेल होता है वो डिजॉल्व हो जाता है हॉट वाटर में। व्हेन दिस सॉल्यूशन इज कूल्ड, जब ये सॉल्यूशन कूल्ड हो जाता है तो डबल हेलिक फॉर्म एंड बिकम अरेंज्ड लैटरली एंड प्रोड्यूस्ड थिक फिलामेंट। तो क्या होते हैं, एक थिक फिलामेंट को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, दीज फिलामेंट बिकम क्रॉस लिंक्ड टू फॉर्म द जेल फॉर्म करते हैं। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सीन ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज द इथीडियम ब्रोमाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कहता है, ये जो डीएनए के जो हमें फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं लैटरली जो अरेंज हो रहे हैं डबल हेलिक में, वो क्रॉस लिंक जब आपस में करते हैं जेल से, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, तब वो डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं। वो सिर्फ किस में देखे जाते हैं, जैसे स्टेनिंग में स्टेनिंग की जाती है। वो स्टेनिंग किसकी होती है, इथीडियम ब्रोमाइड की। फॉलोड बाय द एक्सपोजर टू यूवी। अब उसमें यूवी रेस पास आउट किया जाता है एज अ ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। अब उसमें क्या होते हैं, ब्राइट कलर ऑरेंज के जो हमें बैंड्स मिलते हैं। क्लियर हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा कि यहाँ पे हमारा डीएनए के पार्ट से उसको कट कर लिया। अब उसको एगोरस जेल में जब उसको डाला तो उसने स्मॉलर साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी मूव कर जाएंगे एज कम्पेयर टू लार्जर साइज के। तो जब वो मूव करेंगे तो एगोरस जेल कहाँ से मिला, सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है। इसमें अब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमारा जो स्टेनिंग की गई है कि अब हमें जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स है उसके जो थिक फिलामेंट्स है वो हमें कैसे शो होंगे, When we provide a इथीडियम ब्रोमाइड। जब हम एक इथीडियम ब्रोमाइड का सोल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे तब उसमें, और फिर उसके बाद उसमें यूवी रेज पास आउट कराएंगे। ठीक है। देन शो द ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड शो होंगे। ये आपका क्या है, ये आपकी एक एनसीईआरटी की पिक है। टिपिकल एगोरस जेल है इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग द माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन एंड डाइजेस्टेड सेट्स ऑफ द, मतलब अनडाइजेस्टेड जो सेपरेट आउट हैं जो अलग अलग डीएनए वो वहाँ से माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये वेल्स बना हुआ है, ये लार्जेस्ट है ये स्मॉलेस्ट, मीनिंग यहाँ पे जो डीएनए के बैंड है वो स्मॉलेस्ट में इधर मूव कर गए, लार्जेस्ट में इधर मूव कर गए। क्लियर। ये हमारी एनसीईआरटी की पिक है। नेक्स्ट, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ द डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगोरस जेल्स एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे जो डीएनए के पार्ट हैं एगोरस जेल में से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे जेल पीस में से। दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशंस, रिमूवल ऑफ एब्जॉर्बेंट्स। एब्जॉर्बेंट को इल्यूट करना, उसको रिमूव आउट करना, किसको, उस बैंडिंग को। किसके बैंड, डीएनए के बैंड। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगोरस जेल, उस एगोरस जेल में से रिमूव आउट करना। दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए ये भी काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है। नेक्स्ट, दीज प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर यूज इन अ कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो प्योर जो डीएनए है वो आरडीटी के लिए यूज किया जाता है बाय लिंकिंग दैम विद अ क्लोन वेक्टर। आपने बोला कि भाई हमें ये डिजायर्ड जीन इसमें इंसर्ट कराना है, तो क्या डायरेक्टली आप डाल सकते हैं, नहीं, उसको आप इसी मीडियम से इसी प्रोसेस के थ्रू एगोरस जेल में आप डालेंगे और ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस आएगी। देन वही प्योरीफाई जो डीएनए होगा फिर आप उसको इंसर्ट कर सकते हो, जो भी आपका एज अ प्लाज्मिड और वेक्टर में आप उसको ट्रांसमिट कर दोगे, फिर वो चला जाएगा किसी स्पीशीज में लेकर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आता है इसमें आपका क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर इज अ व्हीकल डीएनए है। द वेक्टर्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट्स एंड रेप्लिकेट। इसमें थोड़ा सा आपको इसको समझना भी पड़ेगा और थोड़े से आपको इसमें थ्योरी भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको थ्योरी यहाँ पे नोट करनी है टर्म 2 के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसमें आपको थ्योरी से आपको नहीं भागना है। द वेक्टर्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन कैरी, जो भी वेक्टर्स होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल्स कैरी करते हैं फॉरेन डीएनए सेगमेंट्स को एंड रेप्लिकेट करते हैं इनसाइड द होस्ट सेल में। ये वेक्टर की बात हो रही है। वेक्टर्स में बी अ प्लाज्मिड, वेक्टर में भी अ प्लाज्मिड हो सकते हैं बट नॉट अ प्लाज्मिड। ठीक है, मैं इसमें आपको बताऊंगी, यहाँ पे अभी मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी इसमें क्या क्या होता है। देखो, अब बैक्टीरियोफेज भी होता है, पता है, विच कॉज, मतलब इज अ वायरस विच कॉज अ
डिसीज, जो बैक्टीरिया को डिसीज कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड शटल वेक्टर्स। तो ये कुछ आपके क्लोनिंग वेक्टर हैं। अब आपने ध्यान रखना है यहाँ पे बेटा YACS एंड BACS, बहुत बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आपने ध्यान रखना है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आउट ऑफ दीज वेक्टर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर्स आर द प्लाज्मिड्स एंड द वायरस। बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं जिसमें यूज़ किए जाते हैं वेक्टर्स प्लाज्मिड्स एंड वायरसेस में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका प्लाज्मिड वेक्टर्स। ये जो प्लाज्मिड वेक्टर है, प्लाज्मिड्स वर डिस्कवर्ड बाय विलियम हेज एंड जोशुआ लेडरबर्ग 1952। दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूजुअली सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA मोलिक्यूल फाउंड इन अ मेनी बैक्टीरियल एंड ऑल्सो इन ईस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको 1 मार्क्स के लिए डायरेक्टली पूछ लेता है कि डिफाइन द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि प्लाज्मिड वर डिस्कवर्ड बाय द हे, विलियम्स हे एंड लेडरबर्ग, एंड दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड DNA भी होता है एंड फाउंड इन अ बैक्टीरिया एंड द ईस्ट। प्लाज्मिड्स आर यूजुअली नॉट असेंशियल फॉर नॉर्मल सेल ग्रोथ। प्लांट जो होती है वो, ये जो प्लाज्मिड जो होता है वो यूजली नहीं है कि असेंशियल हो किसके लिए, नॉर्मल सेल ग्रोथ के लिए एंड डिवीजन के लिए। दे ऑफन कन्फर सम ट्रेट्स ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। दीज नेचुरली अक्रिंग प्लाज्मिड्स हैव बीन मॉडिफाइड टू द सर्व एज अ वेक्टर। जब ये नेचुरली हम इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं और ये सर्व करता है एज अ वेक्टर की तरह, कौन, प्लाज्मिड। तभी तो उसने बोला था कि प्लाज्मिड मे बी अ वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इन द लेबोरेटरी द मोस्ट वाइडली यूज वर्सेटाइल्स होते हैं, इजीली मैनिपुलेटेड हो जाते हैं। वेक्टर्स PBR 322 इज एन आइडियल प्लाज्मिड वेक्टर। यहाँ से जहाँ से आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन आने थे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ये जो एगोरस जेल वाला था ना, यहाँ से भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एगोरस जेल पे। यहाँ से ये पूरे आपके 1 मार्क्स के तो अलग अलग पूछे जाते हैं, यहाँ से आपका ये 2 to 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पुटअप होता है कई बार, ये ध्यान रखना इसमें आप, ठीक है। 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। नेक्स्ट देखिए, अभी हम ये सारे चैप्टर फिनिश कर देंगे तो हम डिफरेंस देखेंगे, मतलब डिफरेंस कह रही हूँ, मतलब क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने आप लोगों को जो जो बताया उसी टाइप से आप क्वेश्चन फेस करेंगे। देखो अब प्लाज्मिड्स आ गए एंड वेक्टर्स, इसमें डिफरेंस क्या होता है। प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल जनरली फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। यस, अभी हम एक लाइन पढ़कर आए हैं। वेयरएज वेक्टर आर द DNA मॉलिक्यूल दैट सर्व एज अ व्हीकल टू कैरी द फॉरेन DNA मॉलिक्यूल्स इनटू द अनदर सेल। मैंने अभी आपको बताया कि जो वेक्टर होगा वो एक एज अ व्हीकल की तरह करेंगे, व्हीकल की तरह जैसे समझो जैसे स्कूल में बस लगी होती है, तो बस क्या करते हैं, बस वाले भैया क्या करते हैं, बस वाले भैया उन बच्चों को लिया, घर से लिया और उनको कहाँ छोड़ दिया, उनको स्कूल में छोड़ दिया। स्कूल में जब उन्होंने पढ़ाई अपनी फिनिश कर ली फिर स्कूल से अपने घर में चले गए, ठीक है। तो उन्होंने एज अ व्हीकल की तरह काम करा, मतलब एक प्लेस से उठाया दूसरे प्लेस पे छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, एज अ वेक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे बोलोगे कि ये यहाँ पे मोलिक्यूल्स दैट सर्व एज अ व्हीकल टू कैरी फॉरेन DNA जो भी था फॉरेन DNA उसको कैरी किया मॉलिक्यूल और इंसर्ट कर दिया अनदर सेल में। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट मेनली इन अ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। कैरियर DNA मॉलिक्यूल दैट कैरी द फॉरेन DNA, ये सिर्फ कैरी करते हैं DNA के मॉलिक्यूल्स को और अनदर सेल में उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। नेक्स्ट फाउंड इन बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, जबकि जो आपके वेक्टर्स होते हैं वो प्लाज्मिड में भी मिलते हैं। अभी हमने देखो एक लाइनी वाली पढ़ी थी, अभी पढ़ा था ना हमने कि वेक्टर्स में भी अ प्लाज्मिड्स, है ना, कि वेक्टर जो हो सकते हैं वो भी प्लाज्मिड हो सकते हैं। तो आगे एग्जांपल आपका कि वेक्टर प्लाज्मिड हो गए, कॉस्मिड्स हो गए, वायरल वेक्टर्स हो गए एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गए एंड आर ऑफ द 4 टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नेचुरली अकर इन अ बैक्टीरियल सेल में नेचुरली मिलते हैं। नेचुरली अकर्स और आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, ये नेचुरली भी मिल सकते हैं और आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस होते हैं बाय द सीरीज ऑफ लाइगेशंस एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। लाइगेशन वही जोड़ने का जो काम करता है, रेस्ट्रिक्शन मीनिंग जो ब्रेकिंग का काम करता है, ठीक है, किसी भी DNA के फ्रेगमेंट को। नेक्स्ट नेचुरली इनकोडेड फॉर द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के काम आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आते हैं, मेटल रेसिस्टेंस के काम आते हैं, टॉक्सिन प्रोटेक्शन के काम आते हैं। इन केस ऑफ वेक्टर कैरी इंपॉर्टेंट जीन्स फॉर द फंक्शंस ऑफ द सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें जीन प्रोडक्ट इज नॉट असेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल।
प्लाज्मिड में ये नहीं है कि आपको इसमें जीन को प्रोडक्शंस करेगा, जबकि जो आपका वेक्टर है वो क्या करता है, जीन प्रोडक्ट करता है ना, इंपॉर्टेंट फॉर द सेल, वो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी आप 3 to 4 पॉइंट्स ले लेना, वो नोट कर देना, ठीक है, अगर डिफरेंस पूछता है तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ये वाला जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ के चलना। PBr 322, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, कई बार क्वेश्चन ये भी आया है, ठीक है। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आया है 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। अब सोचो ये वाली, ये जो पूरी हमारी जो सीरीज़ है ना, ये जो मतलब पूरा ये वाला जो लेक्चर है वो कितना इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, दीज वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वैक्टर्स कंस्ट्रक्टेड इन 1977 बाय द बॉलीवर एंड द रॉड्रिग्यूज। ये जो आप PBR पढ़ते हो, PBR 322 वैक्टर, ये बॉलीवर और रॉड्रिग्यूज ने इसको डिस्कवर्ड किया था। इट इज़ वाइडली यूज इन द जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट, और ये वाइडली यूज होता है किसमें, जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में। P डिनोट दैट इज द प्लाज्मिड। अब आपको मीनिंग भी पता चलेगा, आप बार बार PBR पढ़ते हो तो PBR का इसका मीनिंग क्या है। PBR, P का मीनिंग है प्लाज्मिड, B मीन्स हो गया बॉलीवर, R मीन्स हो गया रॉड्रिग्यूज। BR स्टैंड फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज हु कंस्ट्रक्ट दिस प्लाज्मिड। बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज जो है बेटा वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका नाम 322 क्यों रखा है ना, कुछ और भी तो रख सकते थे, बहुत सारे भी होते हैं। यस, 325 भी होता है, 327 भी होते हैं, 354 भी होते हैं, तो बहुत सारे इसमें इस तरीके से होते हैं। 322 इज अ नंबर गिवन टू द डिस्टिंग्विश्ड प्लाज्मिड फ्रॉम द अदर डेवलप इन द सेम लेबोरेटरी। एक ही लैब में जब बहुत सारे बनाए जाते हैं तो डिफरेंट स्पेसिफिक उसमें कैरेक्टर्स होंगे, उनमें एक यूनिसिटी होगी, ठीक है, यूनिकनेस होगी, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जो डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो 322 उसका एक नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है इसमें हमारा, फीचर्स दैट आर द रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। अब कौन कौन से फीचर्स हैं जिसमें क्लोनिंग वेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ORI रेप्लिकेशंस, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जैसे मैंने आपने बताना था, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपका DNA का फ्रेगमेंट है। यहाँ पे जैसे सपोज अगर यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये ORI है, तो ORI का मतलब ये हो गया यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे इसका ओरिजिन होता है रेप्लिकेशंस का। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द DNA बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल करता है, इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन के लिए। अब प्रोकैरियोट DNA हैज अ सिंगल ओरिजिन। प्रोकैरियोट, ये मैंने प्रोकैरियोटिक का बनाया जिसमें इसमें केवल ओनली सिंगल ओरिजिन रेप्लिकेशन होता है, ओरिजिन साइट होती है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में आपकी बहुत सारी साइट्स हो सकती हैं, आपकी यहाँ से भी रेप्लिकेशन हो सकता है, यहाँ से भी ORI हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, बहुत सारी साइट्स हो सकती हैं, ठीक है। वाइल यूकैरियोटिक DNA में हैव अ मोर देन वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, बहुत सारी उसमें ORI साइट होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्टेबल मार्कर। अब सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, देखो, सेलेक्टेबल मार्कर, सम जीन्स कॉल्ड द सेलेक्टेबल मार्कर which help in selecting those host cells which contain the vector and eliminating the non-transformant। मीनिंग, एक होता है ट्रांसफॉर्मेंट, एक होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जो ट्रांसफर हो जाता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो ट्रांसफर नहीं होता, क्लियर है। तो होस्ट सेल्स में विच हेल्प जो सेलेक्टिंग दोज होस्ट, उन होस्ट को सेलेक्ट करना, उन होस्ट सेल को सेलेक्ट करना जो कंटेन द वेक्टर, जो वेक्टर में मतलब वेक्टर को कंटेन करके रखती है, एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स हो जाती हैं, एंड एलिमिनेट कर देती हैं किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। जब उसने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, देखो जैसे सपोज एक हमारा ये DNA है, ठीक है, यहाँ पे आपने ORI सीक्वेंस लगा दिया, जब आप यहाँ पे इसमें आप जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपने सपोज ORI सीक्वेंस लगा दिया, ये ORI हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि इस ये वाला जो पार्ट है ये इंसर्ट नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ये क्या हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, तो ये इसको डिलीट कर देना, इस वाले पार्ट को डिलीट कर देना, वो हमारा किसका काम होता है, सेलेक्टेबल मार्कर का। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बैक्टीरियम। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कोई भी DNA का पीस, जैसे सपोज अब एक ये DNA का पीस हो गया, ये वाला एक DNA का पीस हो गया, और यहाँ पे आपने, मैंने इसको ऐसे करके लगा दिया, वेट देखो ऐसे करके मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है। तो अब ये वाला आप जो मैंने ब्लूइश से बनाया है, इस वाले पार्ट को आप क्या कहोगे, ये वाला पार्ट कैसा है आपका, ट्रांसफॉर्मेंट,
ये वाला ब्लूइश वाला पार्ट कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट, फॉर लिख लो उसको, है ना, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। और बाकी जो हो गया, और ये वाला इसका ये जो ग्रीनिश वाला ये वाला जो पार्ट था, ये कैसा था, जो मैंने येलोइश किया है, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, जनरली द जीन्स इनकोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज द टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन, कैनामाइसिन एंड क्लोरैम्फेनिकॉल एक्सेट्रा आर यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर एशर्शिया कोलाई। इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, पहले तो एग्जाम्पल पूछ लेगा इसके, कि एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके, तो आपने बताना है कि जो हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे सेलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में काम आती हैं, यूज़ होती हैं, कौन कौन सी, टेट्रासाइक्लिन होती है, एम्फिसिलिन होती है, कैनामाइसिन होती है और क्लोरैम्फेनिकॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मिड PBR 322 हैज़ 2 रेसिस्टेंस जीन्स, में 2 रेसिस्टेंस जीन होते हैं, एक एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस होता है MPR एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस होता है TET, आप R कर सकते हो उसमें, विच आर कंसिडर्ड यूजफुल फॉर द सेलेक्टेबल मार्कर, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, सेलेक्टेबल मार्कर के लिए। अब देखो आपने यहाँ पे PBR 322 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, NCERT के ही पे क्या आपकी, देखो यहाँ पे इसने ये ORI है, ये क्या है ORI, मतलब ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे आपकी PST1 PVU1 एंड यहाँ पे आपके क्या है, ये यहाँ CLA1 क्लास 1 से इसको आप मान सकते हो, एशर्शिया कोलाई हो गया यहाँ पे, और हिन थर्ड हो गया, ये BAM-H1 एंड SAL1, ये क्या है, यहाँ पे दी साइट्स आर द, ये रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है, आपकी रिकॉग्निशन साइट होती है, जहाँ पे जो आपने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी आपने, जो अब वो था हमारा एंजाइम जो थे हमारे, कौन से, एज अ जो रेसिस्टेंसी थी, जो हमारी एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस से, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस से, ठीक है, क्लोरैम्फेनिकॉल था, तो वो यहाँ पे आके बाइंड होता है, ठीक है। ये रोप हो गया, इसकी फुल फॉर्म देख लो क्या है, AMPR TR क्या होती है, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हो गए। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे AMP, यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस ही आएंगी जो आके जीन बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। ORI क्या है, और यहाँ पे ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये ORI यहाँ तो मतलब रेप्लिकेशन आपने इसको आप बोलो ORI यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जहाँ पे इसको कट आप कर सकते हो, जब कट करोगे तो तभी तो उसके बाद ये रेप्लिकेशन यहाँ से करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट, ये हो गया हिन थर्ड्स एंड एशर्शिया मतलब कोलाई में आ जाएगा, इको R1 में आ जाएगा। सेलेक्टेबल मार्कर, यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, इसकी जगह सेलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ROP क्या है, रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ROP क्या होता है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है PVU सेकेंड में, ठीक है। देखो इसमें क्या कहता है, क्लोनिंग साइट में रिकॉग्निशन साइट होता है, क्लोनिंग साइट PBR 322 हैज अ वैरायटी ऑफ यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। 2 यूनिक साइट्स होती हैं, कौन कौन सी, PST1 एंड PUV1। देखो अभी आप यहाँ पे पढ़ कर आए हो, ये रही PST1, ये इसकी रिकॉग्निशन साइट हो गई, ये रही, ठीक है, एंड PUV1 आर लोकेटेड विद इन द AMP, एम्फिसिलिन में प्रेजेंट होते हैं। AMP ये जो रेसिस्टेंस जीन है, एंड BAM-H1 एंड SAL1 आर विद इन द टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पे देखो, जैसे सपोज आपका ये इस तरीके से था, और यहाँ पे अगर आपका BAM-H1 और SAL1 है, यहाँ पे अगर कोई आपका, यहाँ पे आपका AMP बाइंड होता है, एम्फिसिलिन बाइंड होता है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन बाइंड होता है, ठीक है। आगे क्या कहता है, सेम अदर यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर द एशर्शिया कोलाई, इको RI के लिए होता है। मतलब ये आपको क्लास आपसे कर सकते हो, मैंने उसको क्लास से याद किया हुआ है, ठीक है। मतलब क्लास 1 होता है हमारा यहाँ पे। हिंद थर्ड 1, हिंदी में आपके 1 मतलब हिंदी में 1 2 3 होते हैं, तो ऐसे हिंद थर्ड से आप याद कर सकते हैं। PVU सेकेंड होता है। रॉप कोड्स फॉर द, रॉप कोड अभी हमने पढ़ा था, क्या था हमारे यहाँ पे, रिड्यूस ऑस्मेटिक प्रेशर, क्लियर। फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, जब प्लाज्मिड में प्रोटीन का रेप्लिकेशन किया जाता है, तो यहाँ पे ये सारी क्लोनिंग साइट्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज कर लेती हैं कि कौन सा वहाँ पे रेसिस्टेंस या कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर आके बाइंड होगा, उसको रेसिस्टेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर्स फॉर द क्लोनिंग जीन इन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं, अ सॉइल इनहिबिटिंग प्लांट बैक्टीरिया, कुछ प्लांट बैक्टीरियाज होते हैं, एगेरोबैक्टीरियम्स होते हैं, ट्यूबिफेसियंस होते हैं, पैथोजन सेवरल द डाइकोट प्लांट्स। यहाँ से एग्जांपल पे पूछ लेता है आपसे कि कौन कौन से क्लोनिंग आपके जीन ऐसे हैं वेक्टर्स के फॉर्म में जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स में जाते हैं। विच एबल टू ट्रांसफर द पीस ऑफ द DNA नोन एज द tDNA। tDNA मतलब जो ट्रांसफर कर देते हैं DNA को। द tDNA कॉज द ट्यूमर कॉज कर देता है। द ट्यूमर आर ऑल्सो कॉल्ड द क्राउन गॉल्स। आपसे पूछ लेता है व्हाट इज क्राउन गॉल्स। क्राउन गॉल्स इन द फॉर्म ऑफ एक ट्यूमर के फॉर्म में है, ठीक है, जो कि क्या होती है, tDNA के फॉर्म में होती है, जो कि कॉज करता है ट्यूमर को, ठीक है। हो सकता है वो जो भी डिज़ायरेबल जीन हो या डिज़ायरेबल DNA हो सकता है वो इन्फेक्टेड वाला हो, तो नेचुरल सी बात है डिसीज कॉज हो जाएगी, क्लियर है।
अब देखो इधर देखो, पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो पूरा ये जो था आपका PBR, आपको पहले ये इंट्रो दे देना है इसका PBR का, ठीक है। देन आपने ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में बता देना है, सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में बता देना है, कौन कौन से सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से 1 मार्क्स के अलग से पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आपने स्ट्रक्चर बना देना है, इसके 2 रेसिस्टेंस जीन बता देना है, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे इसकी लोकेशंस होती है, आपने ये बता देना है यहाँ से देख करके। ये क्लोनिंग साइट हो गई, रिकॉग्निशन साइट हो गई, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या आता है इसमें। अब आता है हमारा कंपिटेंट होस्ट DNA मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। जो कंपिटेंट होस्ट होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। कंपिटेंट होस्ट इज असेंशियल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट DNA के साथ ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस अ प्रोसेस बाय विच अ सेल टेक अप द नेक DNA fragment from the environments in it the other chromosomal DNA and finally express the traits controlled by the incoming DNA। यहाँ पे आपका ये जो कंपिटेंट होस्ट होता है उसमें एक फर्स्ट आपका है DNA मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, कि DNA जो होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है। कंपिटेंट का मीनिंग हो गया कि किस तरीके से वो कम्पीट करेगा, कंपटीशंस करेगा। तो आपने क्या बताना है, कंपिटेंट होस्ट इज असेंशियल है किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होती है विच अ सेल टेक अप द नेक DNA फ्रेगमेंट, जो किसी भी DNA को ले लेती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट से, इन इट अवर क्रोमोसोमल DNA एंड फाइनली एक्सप्रेस द ट्रेट्स। अब उसमें इंसर्ट करा के फाइनली क्या करती है, उसको मतलब उसमें जो भी डिजायरेबल जो जीन या जो भी ट्रांसफॉर्म किया है जीन उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देती है, कंट्रोल बाय द इनकमिंग DNA, ठीक है। और इनकमिंग DNA को भी कंट्रोल कर लेती है, तो वो क्या हो गया, कंपिटेंट होस्ट। सेकेंड वे क्या है इसका, डायरेक्ट और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। It is the process of gene transfer into the host cell without using a vector, बिना using के vector। This is possible by the following 4 important methods। इसमें 4 important methods हैं, कौन कौन से methods हैं। First is micro injection, important है, 1 marks के लिए ये भी आपसे क्वेश्चन पुट अप होता है। In this method foreign DNA is directly inject into the nucleus। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में इंजेक्शंस के थ्रू, बाय निडल्स के थ्रू, बाय माइक्रोपिपेट्स के थ्रू क्या होता है, डायरेक्टली केमिकल को इंजेक्ट करा दिया जाता है, ठीक है। फॉरेन DNA को, मतलब फॉरेन DNA केमिकल की फॉर्म में तो है, ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल, किसी भी एनिमल सेल और प्लांट सेल में, बाय यूजिंग निडल्स और माइक्रोपिपेट। ये इसकी पिक्चर्स है, यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शंस मेथड है, देखो क्या है, ये पिपेट फॉर द मेकिंग द सेल स्टेबल है, माइक्रो इंजेक्शंस कंटेनिंग द डिजायर्ड DNA न्यूक्लियस एंड द सेल प्रोटोप्लास्ट हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है आपका इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशंस क्या होता है, इलेक्ट्रोपोरेशंस इज द फॉर्मेशंस ऑफ टेम्परेरी पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। होस्ट सेल में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, अब उसके थ्रू एंट्री हो जाती है यूजिंग द लाइसोजाइम। लाइसोजाइम यूज करते हैं और कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि दीज पोर्स आर यूज फॉर इंट्रोडक्शंस ऑफ फॉरेन DNA। फॉरेन DNA का क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है उसके अंदर, तो वो इलेक्ट्रोपोरेशंस के अंदर आता है, क्लियर। नेक्स्ट केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। In this method, certain chemicals such as polyethylene glycol help foreign DNA to enter the host cell। यहाँ पे जो केमिकल है वो polyethylene glycol है, जो कि किसी भी फॉरेन DNA को होस्ट सेल में एंटर करने के लिए हेल्प करती है, क्लियर। तो वो केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट वन बायोलिस्टिक मेथड, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन पुट अप होता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। बायोलिस्टिक मेथड और जीन गन मेथड जिसको बोलते हैं। इन दिस मेथड टंगस्टन और गोल्ड फॉइल, जो मतलब गोल्ड के जो पार्टिकल्स होते हैं, कोटेड विद द फॉरेन DNA, फॉरेन DNA से किसी भी टंगस्टन के पार्टिकल्स और किसी भी आपके गोल्ड के पार्टिकल्स फॉरेन DNA के फॉर्म में वो होते हैं, मतलब कवर्ड होते हैं, आर बम्बार्डेड इनटू द टारगेट सेल। सपोज ये कोई टारगेट सेल है, यहाँ पे भी मैंने पिक्चर से भी पढ़ना है, यहाँ पे ये है, इसमें यहाँ पे टंगस्टन के और जो गोल्ड के यहाँ पे जो DNA के फ्रेगमेंट है उनकी बम्बार्डेड कर दी, ठीक है, एट अ वेरी हाई वेलोसिटी पर। दिस मैथड इज सुटेबल फॉर द प्लांट, येट दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज टू द इंसर्ट जीन्स को इंसर्ट कराना इनटू द एनिमल दैट प्रमोट द टिश्यू रिपेयर इनटू द सेल। तो वहाँ पे हम टिश्यू को भी रिपेयर कर सकते हैं इस मैथड से। ये जीन गन बैरल हो गया। प्लास्टिक डिस्क विद अ DNA कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स हो गया। ये डिस्क स्टॉपेड बाय द स्क्रीन, ठीक है, ये DNA
आप बोलोगे यहाँ पे डीएनए प्रोकैरियोट्स गोल्ड पार्टिकल्स, ये आपकी क्या हो गई, कोई भी टारगेट प्लांट सेल हो गई जिसमें आपने एकदम से कोई भी प्लांट सेल है बम्बार्डेड कर दी गोल्ड फॉइल की और मतलब गोल्ड के पार्टिकल्स की जो डीएनए के फ्रेगमेंट को रैप किए हुए हैं, टंगस्टन के पार्टिकल्स में रैप किए हुए डीएनए के मॉलिक्यूल्स को या फॉरेन डीएनए को, एंड देन उसमें क्या हुआ, हाई वेलोसिटी के साथ उसमें उसको बम्बार्डेड की जाती है। दिस मैथड इज नोन एज अ बायोलिस्टिक मैथड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जीन गन मैथड, राइट। यहाँ से अभी हमने अपना पूरा ही हमने फिनिश किया टूल्स ऑफ आरडीटी। यहाँ पे आरडीटी के लिए कौन कौन से टूल्स हमने यूज़ किए वो हमने देखा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम इसकी प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे कैसे मेथड से करते हैं। वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, क्लियर। अगर इसमें मैंने आपको पूरा एक टूल्स लेके समझाया है, 1 मार्क्स शॉर्ट मार्क्स ये सब समझाया है, बट वन थिंग यहाँ पे बेटा अगर आपको थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो इसमें PBR 322 वाले में, तो इसका लेक्चर मैंने एक अलग से यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगी, आप उसको भी वहाँ पे देख सकते हो। वो आपका एक शॉर्ट लेक्चर होगा, सिर्फ ओनली इसी टॉपिक पर होगा, जिसमें आप उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो कि कब एम्फिसिलिन आया, कब एम्फिसिलिन ट्रांसफॉर्मेंट होगा और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। तो वो आप हमें एक नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर सकते हैं एज अ शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बाकी आप अगर 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग करो, इतना करो तो इट्स अ सफिशिएंट। बस हम उसको केवल उसमें हम स्टेप समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन एम्फिसिलिन अपना रेसिस्टेंसी मतलब एज अ ट्रांसफॉर्मेंट होगा और किसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में आएगा वो, ठीक है। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे, वो अपने नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।